नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ ख़वातीन में। मैं हूं रत्ना शुक्ला आनंद। आज आवाज़ ख़वातीन में हम चर्चा करेंगे आज़ादी के 76 साल के बाद क्या है महिला अधिकारों की स्थिति, और इस सिलसिले में हम चर्चा करेंगे संपत्ति में महिलाओं के उत्तराधिकार के बारे में। आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं फिरदौस अजमत सिद्दीकी जी, जो जामिया मिलिया इस्लामिया के सरोजनी नायडू सेंटर फॉर विमेन स्टडीज़ में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। स्वागत है फिरदौस जी आपका आवाज़ ख़वातीन में। शुक्रिया रत्ना जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हमारे जो ओपिनियन है उसको शेयर करने के लिए हमें ये मौका दिया। जी मैम, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि भारत में ख़ास तौर से जब हम संपत्ति की बात करते हैं तो आपको लगता है क्या कि महिलाओं के साथ न्याय अभी भी हो रहा है? देखिए, अगर बात जब होती है संपत्ति में अधिकार की, हम हर तरीके के अधिकार की बात करते हैं, विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, सारी बातें कर रहे हैं, लीगल राइट्स की बात करते हैं, लेकिन जब बात संपत्ति पे अधिकार की होती है तो हम उसको सिस्टमेटिकली ओवरलुक कर जाते हैं। और कहीं ना कहीं यही वो कदम है जहाँ से हम औरतों को डिप्राइव कर देते हैं, उसको हाफ पॉपुलेशन मानने से, उसको आधी आबादी के हक होने से मना कर देते हैं। क्योंकि जो फैमिली का पूरा पावर डायनामिक्स है वो ओनरशिप से आता है। जिस घर में आप रहते हो उस घर की ओनरशिप किसकी है? जाहिर सी बात है, अगर आपसे ये सवाल किया जाए तो जवाब आपका आएगा आपके पति का है, आपके जो भी दूसरे मेल मेंबर्स हैं उनका है, पर बहुत कम जवाब आता है कि माँ का है, दादी का है, या किसी भी घर की जो महिला मेंबर है उनका है। तो इसी से शुरू हो जाता है, जो पावर डायनेमिक्स है वो मर्द के फेवर में चला जाता है। इसी तरीके से पैट्रियार्की चलती है। तो संपत्ति के अधिकार पे किस तरीके से ट्रेडिशनली, हिस्टोरिकली हमने औरतों के अधिकार को दबा कर रखा है। आज 76 साल होने के बावजूद इसके कि कानून में बहुत सारे चेंज आ गए हैं। औरत को, अगर हिंदू सक्सेशन एक्ट की बात की जाए तो औरत को इक्वल को पार्टनर मान लिया गया है, लेकिन जब फिर वही जवाब ढूंढने जाएंगे तो क्या उसको वो सारे अधिकार मिले हुए हैं, तो जवाब आएगा नहीं में। उसी तरीके से आप जब बात करते हैं मुस्लिम महिलाओं की बात करते हैं तो वहाँ भी शरीयत एक्ट में मुस्लिम औरत को प्रॉपर्टी में शेयर मिला हुआ, राइट मिला हुआ है। औरत को मतलब कि किसी न किसी कैपेसिटी में उसे वो सारे राइट्स मिले हुए हैं। लेकिन जब बात अधिकारों को एक्सरसाइज करने की आती है तो वहाँ भी क्यों? क्योंकि औरत को, लड़की को कहीं ना कहीं आउटसाइडर कैटेगरी में डालकर, आउटसाइडर यानी कि वो बाहरी मेंबर है, इसलिए वो इमूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी जिसको कि जो परमानेंट हो सकती है, जैसे घर, बाग, बगीचे, खेत, खलिहान, वहाँ पर औरत के हम अधिकार को नज़रअंदाज नहीं करते, बल्कि उसको मानते ही नहीं है, उसको हम एक्सेप्ट ही नहीं करते। क्योंकि वो लड़की जो है आउटसाइडर है, उसे शादी करके बाहर जाना है। वो जिस भी कम्युनिटी में हो, जिस भी मज़हब की हो, जिस भी धर्म की हो, वो आउटसाइडर ही रहती है। और उसी तरीके से एक तरह से हम पूरी आधी आबादी को कहीं ना कहीं उस अधिकार से वंचित करके रखते हैं। बावजूद इसके कि कानून में बहुत सारे सुधार आ चुके हैं, जो थोड़ी बहुत कमियां रह गई थी उसको हमने टाइम टू टाइम अमेंडमेंट के थ्रू भी परिवर्तन ला चुके हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि उसके लिए औरत को अभी तक वो अधिकार दिए नहीं गए हैं। तो किस तरीके से हमने औरत को एक डिपेंडेंट पर्सनालिटी बनाकर छोड़ दिया है कि वो आत्मनिर्भर नहीं बल्कि किसी और पर निर्भर है। उसके पास कोई चॉइस नहीं है, घर उसका नहीं है, जो भी प्रॉपर्टी है उसकी ओनरशिप नहीं है, तो उसके पास चॉइस नहीं है। वो एक परपिचुअल वायलेंस को, परपिचुअल जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको टॉलरेट करने के लिए तमाम उम्र के लिए मजबूर होती है। तो जो प्रॉपर्टी यानी सक्सेशन में जो राइट्स हैं वीमेन का, वो कहीं ना कहीं पावर डायनामिक्स को चेंज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मेजरमेंट है, जिसको कि हम ओवरलुक करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं। वीमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं, वीमेन एम्पावर कैसे होगी? जब आप उसको किसी पर डिपेंड बना कर रखेंगे तो उसको कैसे आप एक तरह के स्वावलंबी बना सकते हैं? तो हमें पहले तो उस पैरामीटर को एक्नॉलेज करना है, उसको पहचानना है कि किस तरीके से हम औरत को एक स्वावलंबी बना सकते हैं। वो शुरुआत वो घर से होगी। जब आप अपनी लड़की को ही वो इक्वल राइट्स नहीं देते, उसको एक लीगल एंटिटी के फॉर्म में एक्नॉलेज नहीं करते, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी से औरत को नहीं आप जोड़कर देखेंगे तो इसके मतलब वो एक लीगल एंटिटी नहीं कंसिडर की जाए। अगर वो आउटसाइडर है तो वो घर की आपकी मेंबर नहीं है, तो वो पहले तो आप उसको एक कानूनी अधिकार में, कानूनी जो उसका एक तरह लीगल एंटिटी को क्या बोलेंगे कि उसका उसकी पहचान, कानूनी पहचान को हमें एक्नॉलेज करना होगा ना, कि लड़की भी उसी तरीके से
ओनरशिप को कर सकती है जिस तरीके से घर का लड़का कर सकता है जी। पर लड़के को हम सारे अधिकार देते हैं और लड़कियों को बिल्कुल नहीं देते हैं। आप लोगों ने एक सर्वे भी किया था, वो क्या सर्वे था और क्या कहता है वो? इनहेरिटेंस राइट्स पर एक अभी हमने हाल में ही कुछ वक्त पहले ही एक सर्वे कंप्लीट किया, नॉर्थ इंडिया का 32 डिस्ट्रिक्ट का सर्वे किया और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि उसमें जो हमारे जो रिस्पॉन्स आए वो बहुत ही अलार्मिंग रिस्पॉन्स रहे। अलार्मिंग इन द सेंस कि कानून तो हम बना देते हैं बट उस कानून को मानने वाले कितने लोग हैं, जब ये जवाब ढूंढने जाइए तो पता चलता है कि सिर्फ 3.4% जो मेल मेंबर हैं उनको पता है कि औरतों से मुतालिक कोई कानून भी है और इस तरीके का कोई संविधान में संवैधानिक प्रोविज़न भी है जिसमें औरत भी ये उत्तराधिकार में बराबर की हकदार है जिस तरीके से मर्द है। औरतों पर आइए तो और कम हो जाता है वो परसेंट, 2.6%। तो आप इस बात को इमेजिन करिए, उनको जानकारी ही नहीं कि किस तरीके का कानून बन रहा है, वो किस तरीके के अधिकार को, किस तरीके के हक को कानूनी तौर पे रखती हैं, उनको ये अवेयरनेस ही नहीं है। तो पहले तो ज़रूरी है कि उनको बताया जाए, उनके जो लीगल अवेयरनेस की ज़रूरत है, लीगल अवेयरनेस की ज़रूरी है, लीगल राइट्स की बहुत ज़रूरी है, ये ज़रूरी बहुत अहम है। दूसरा एक इंडिया जो मतलब भारत एज ए कंट्री हम बात करें तो मल्टी रिलीजियस, मल्टी एथनिक, मल्टी कल्चरल कंट्री है। यहाँ बहुत वेरिएशन है और ये एक बहुत ही पेक्यूलियर कंडीशन हमारे साथ रही कि हमारे यहाँ कई तरीके के कानून प्रिवेलेंट हैं, चाहे आप पर्सनल लॉ देखिए पर बात करिए, दूसरे तरीके के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है और तीसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको कि हम अक्सर बेशतर जो है उसको ओवरलुक करते हैं वो कस्टमरी लॉ है। औरतों से मुतालिक जब बात होती है तो कस्टमरी प्रैक्टिस, कस्टमरी लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत डोमिनेंट होता है और कस्टमरी प्रैक्टिस जो रही है सदियों से वो औरत को प्रॉपर्टी में एक्नॉलेज ना करने की रही है। वो सभी धर्मों में लगभग बराबर है, सभी कम्युनिटी में, सभी ऑलमोस्ट सभी रीजन में, अगर कुछ हिस्सों को छोड़ दिया जाए तो जो कस्टमरी प्रैक्टिस रही है वो औरत को एक आउटसाइडर की कैटेगरी में एक्नॉलेज करती है। तो जब वो आउटसाइडर है तो हम घर में उसको राइट्स कैसे देंगे, क्योंकि लड़की की शादी होकर कहीं बाहर जानी, कन्यादान हो जाना, पुत्रदान कभी नहीं करते, कन्यादान करते। कन्यादान का मतलब है कि लड़की अब बाहर जाएगी शादी करके। फिर वो उनका ये ज़्यादातर कम्युनिटी का ये मानना है कि अगर हम लड़कियों को प्रॉपर्टी में शेयर दे देंगे तो लड़की की शादी हो जाएगी तो जो दामाद है वो आउटसाइडर, उसका इंटरफेरेंस हो जाएगा। उस इंटरफेरेंस को, उस सो कॉल्ड इंटरफेरेंस को रोकने के लिए हम लड़कियों को मूवेबल चीज़ लाइक डाउरी, दहेज प्रथा इसी तरीके से आई ना, दहेज प्रथा इसी तरीके से आई, डाउरी देते हैं, ज्वेलरी देते हैं, उसको कीमती सामान देंगे, दहेज लाखों करोड़ों में, कुछ लोग तो बहुत ही मतलब, लेकिन वो दहेज भी तो उसका नहीं होता वो भी उसका नहीं होता, तो लड़की कहीं ना कहीं डिपेंडेंट बन के रह जाती है। जब शादी नहीं हुई रहती तो अपने जो उसके ब्रदर है, फादर है, उन पर डिपेंडेंट होती, शादी करके जाती है तो हस्बैंड पर या दूसरे जो इन लॉज है उन पर वो डिपेंडेंट हो जाती। तो लड़की को कहीं ना कहीं हम स्वावलंबी बना ही नहीं पाते हैं। ये जो कस्टमरी प्रैक्टिस है, उस कस्टमरी प्रैक्टिस वो जो चैलेंज है बहुत बड़ा है, उस चैलेंज से भी हमें दो चार होना पड़ता है एज ए वीमेन, अगर हम बात करें, एज ए औरत बात करें। और ये बहुत लड़कियां खुद मानती हैं कि नहीं भाई नहीं, मुझे भैया के साथ प्रॉपर्टी में शेयर नहीं लेना है, वरना कल को हमारी शादी हो जाएगी और हम घर में आएंगे तो हमें एंट्री नहीं होगी यहाँ पे, नहीं हमें वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। क्योंकि जब हम प्रॉपर्टी में शेयर ले लेंगे तो एक तरह से हम क्या करें, पट्टीदार बन जाएंगे। उनका ये रिस्पॉन्स है, एजुकेटेड लड़कियों का ये नॉर्दर्न इंडिया से रिस्पॉन्स है कि पट्टीदार बन जाएंगे। भाई के साथ पट्टीदार थोड़ी बनना है, हम आएंगे तो वो हमें टाइम टू टाइम वो चौक वगैरह क्या क्या रिचुअल्स है हमारे कस्टम्स है, गिफ्ट वगैरह के फॉर्म में, तो एक टोकन गिफ्ट के फॉर्म में हम उनको बहला देते हैं और वो बहल भी जाती हैं। लड़के नहीं डिनाई करे, खुद लड़कियां डिनाई कर रही हैं। इसमें भी सोशल प्रैक्टिसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रही हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये दिखाना है कि वो उनका मायका है, उन्हें वहाँ रिस्पेक्ट मिल रही है, तो वरना वहाँ पर भी वो एक जो समीकरण बना हुआ है वो खराब हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। वो इसलिए बना हुआ है क्योंकि हमने भाई का जो हक था उसमें इंटरफेयर नहीं किया, भाई के जो राइट्स थे। और कहीं ना कहीं ये भी एक्नॉलेज करते हैं कि लड़कों को इसलिए सब ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टी इसमें इसलिए भी शेयर दिया जाता है क्योंकि बाद के जितने रिचुअल्स कस्टम्स हैं उसको, उस जिम्मेदारी को कौन करता है, वो लड़का ही करता है, लड़की थोड़ी करती है। बड़ा भाई है, पापा है, चाचा है, जब कल को शादी करके लड़की बाहर जाएगी और फिर वापस आएगी तो वो तमाम गिफ्ट्स वगैरह वो लड़का ही देगा और वो एक तरह से टाइम टू टाइम गिफ्ट के थ्रू हम लड़की को देते रहते हैं। बट वही एक छोटा सा प्लॉट हम नहीं देते, छोटे सा घर में हम शेयर नहीं देते कि लड़की भी कह सके, एक फख्र से वो अपना सर उठाकर कह सके हाँ ये मेरे नाम है, ये मेरा अधिकार है, मुझे मिला हुआ है, इस पर मेरी अपनी ओनरशिप है। तो वो जो सेंस ऑफ ओनरशिप है वो लड़कियों में नहीं आ पाती है।
जी। फिरदौस जी, यहाँ हम ये जानना चाहेंगे कि ऐसे बहुत से परिवार हैं जो बराबरी से लड़कियों को उनका हक दे भी रहे हैं, क्योंकि संविधान ने जो समानता का अधिकार दिया है उसके तहत लड़का लड़की को बराबर वो दे रहे हैं, पर कई धर्मों के अपने निजी कानून भी हैं। तो इनको किस तरह से देखती हैं अगर हम पूरे इसको कॉन्टेक्स्ट में देखें? देखिए, संपत्ति के अधिकार की हम बात करें तो बात संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, यस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो हमारे वहाँ फंडामेंटल राइट के फॉर्म में किसी तरीके का जेंडर बेस्ड सेक्स बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, वहाँ पर वो लड़कियाँ पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है। लेकिन बात जब सक्सेशन राइट्स की आती है, इनहेरिटेंस राइट्स की आती है, तो वहाँ पर रिस्पेक्टिव रिलीजन के अपने पर्सनल लॉज हैं। हिंदू कम्युनिटी के अपने हिंदू सक्सेशन एक्ट है, कोडिफाइड हो चुका है। उसी तरीके से क्रिश्चियन कम्युनिटी का और मुस्लिम कम्युनिटी का भी अपना पर्सनल लॉ है, 1937 में पास हुआ। तो मुस्लिम्स, अगर हम बात मुस्लिम से शुरू करें, क्योंकि सबसे पहले जो लीगल ओनरशिप की बात थी, लीगल एंटिटी के फॉर्म में मुस्लिम कम्युनिटी के साथ एक्नॉलेजमेंट हुई, क्योंकि जब उस वक्त 1930s में जब डिबेट उठी वीमेंस राइट्स की और ये सारी बात आ रही थी, तो मुस्लिम वीमेन को ये कहा गया कि शरीयत में तो ऑलरेडी आपको लीगल एंटिटी एक्नॉलेज किया गया है, शरीयत ने तो ऑलरेडी आपको इतने राइट्स दिए गए, तो बेहतर है कि आप पर्सनल लॉ को इम्प्लीमेंट करने की बात करिए। आप पर्सनल लॉ के आने के साथ आपको वो सारे राइट्स ऑलरेडी मिल जाएंगे जो दूसरी कम्युनिटी के पास नहीं है। और ये रियलिटी भी थी, क्योंकि उस वक्त की जो 1930s में अगर हम इंडिया को देखें तो दूसरी कम्युनिटी को लीगल एंटिटी के फॉर्म में भी उस तरीके से नहीं एक्नॉलेज किया गया था जिस तरीके से मुस्लिम बाय बर्थ वो पा रहा था, मुस्लिम औरत जो पा रही थी। तो इनहेरिटेंस राइट्स आया, फिर इनहेरिटेंस राइट्स जब आया तो चूंकि हमें पता है कि मुस्लिम लीग में उस वक्त जमींदार एंड लैंडलॉर्ड थे, उन लोगों ने भी इसको ऑप्शनल कर दिया। बाकी सारे चाइल्ड तो पर्सनल लॉ से गवर्न होंगे, लेकिन जो इनहेरिटेंस राइट्स है जिसमें लड़कियों को प्रॉपर्टी में विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, चाहे वो एग्रीकल्चर लैंड है या दूसरी तरीके की कोई भी चीज़ है, घर मकान कुछ है, उस पर उसकी ओनरशिप को एक्सेप्ट कर दिया। वहाँ पर ऑप्शनल कर दिया कि कम्युनिटी पर है कि वो लड़कियों को प्रॉपर्टी में राइट देना चाहते हैं या उनको दूसरे तरीके से उसका शेयर दे देंगे, तो वो ऑप्शनल छोड़ दिया गया। आप देखिए कि किस तरीके से पैट्रियार्कल माइंडसेट यहाँ काम कर रहा है। और वहाँ पर ये भी एक ऑप्शन छोड़ दिया गया कि चाहे तो कस्टमरी लॉ से गवर्न हो, क्योंकि अलग अलग रीजन में मुस्लिम कम्युनिटी भी सिर्फ शरीयत से नहीं गवर्न होते ना, उनकी अपनी कस्टमरी प्रैक्टिस हो, खोजा मेनन इन लोगों के सबके अपने अपने प्रैक्टिस हैं। तो ऑप्शन छोड़ दिया गया वहाँ मुस्लिम लॉ में इनहेरिटेंस राइट से रिलेटेड कि चाहे कस्टमरी लॉ से गवर्न हो, चाहे पर्सनल लॉ से गवर्न हो। अब हम आते हैं बात दूसरी कम्युनिटी पर आते हैं। 1940s ऑनवर्ड रॉ कमेटी एंड दूसरी कमेटी टाइम टू टाइम कॉन्स्टिट्यूट की गई हिंदू औरत को प्रॉपर्टी में राइट देने की, क्योंकि विडोज को तो प्रॉपर्टी में राइट को एक्नॉलेज कर दिया गया, लेकिन हिंदू डॉटर्स को अभी भी वो प्रॉपर्टी में ओनरशिप नहीं थी, शेयर नहीं था। तो 1950s ऑनवर्ड हिंदू कोड बिल पर एक बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग डिबेट होती है और अल्टीमेटली वो पास होता है हिंदू कोड बिल, और हिंदू औरत को हिंदू सक्सेशन एक्ट में मिल गया, राइट्स मिल गए। लेकिन वहाँ पर भी औरत को भी को पार्टनर के तौर पर नहीं एक्नॉलेज किया गया था, जो कि बाद में फिर अमेंडमेंट के थ्रू 2005 में वो जो हर्डल था वो भी दूर कर दिया गया। लेकिन जब हम इन प्रैक्टिस बात करते हैं, देखिए थ्योरी में तो हिंदू लड़कियों को आपने प्रॉपर्टी में शेयर दे दिया, इनहेरिटेंस राइट्स एक्नॉलेज कर लिया गया। जब इन प्रैक्टिस बात करते हैं तो जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको सब्जेक्ट टू स्टेट कर दिया। सब्जेक्ट टू स्टेट यानी कि हर स्टेट के अपने स्पेसिफिक लॉज होंगे जो एग्रीकल्चर लैंड के लिए बने होंगे। आप यूपी में चले जाइए, यूपी का भूमि सुधार कानून जो है मैरिड डॉटर्स एंड अनमैरिड डॉटर्स में डिस्क्रिमिनेट करता है कि मैरिड डॉटर्स को तो एग्रीकल्चर लैंड में राइट नहीं होगा, अनमैरिड डॉटर को होगा। तो अब इसके मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि प्रॉपर्टी में शेयर लेने के लिए, खेत में हिस्सा लेने के लिए लड़कियों की शादी ही ना की जाए। बिल्कुल, तो डिस्क्रिमिनेटरी हो गया ना कहीं ना कहीं। बिल्कुल, तो इन थ्योरी तो हम दे देते हैं जहाँ पर, वहाँ पर भाई इन प्रैक्टिस में हम हजारों उनके आगे अड़चने लगा देते हैं। तो आप ये हम बिल्कुल नहीं मान सकते कि हिंदू सक्सेशन एक्ट पास हो गया और 70 जो भी साल गुजर गए 1956 से और अब के बीच में जो वक्फा हो गया उसमें बहुत अच्छी तस्वीर है, कुछ भी नहीं। क्योंकि हम देख रहे हैं ना इन प्रैक्टिस क्या मिल रहा है, हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है। रिजल्ट हमें ये मिल रहा है कि कानून में सुधार कर देने के बावजूद लड़कियों को वो शेयर, वो प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देते। दहेज का जो पूरा प्रैक्टिस है वो डे बाय डे बहुत एक्सप्लोसिव फॉर्म में बढ़ता ही जा रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि प्रॉपर्टी में हमने लड़कियों को शेयर कट करना शुरू कर दिया। इसलिए लड़कियां भी चाहती है कि दहेज मिले। लड़कियां तो चाहती
नहीं है। लड़कियां तो बड़े मतलब ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि जो हमारा रिस्पॉन्स आया है यंग लड़कियों का, एजुकेटेड लड़कियों का, वो मतलब कि उनको लगता है कि इस तरीके के जो गिफ्ट मिलेंगे उससे उनकी बड़ी लाइक एक तरह की पोजीशन, जब वो ससुराल में शादी करके जाएंगी तो लोग उनको बहुत सोचेंगे हाँ अपने साथ क्या क्या सामान लेकर आई है, क्या क्या ये लेकर आई है, और बहुत इस पर वो बोझ करती हैं कि अरे हमारी जो दूसरी सिस्टर इन लॉ होंगी और वो मतलब देरानी जिठानी जो घर में होती हैं उन लोग के सामने हम लोग किसी तरीके से कम नहीं लगे। ये पूरा एक सिस्टम जो बना हुआ है वो इस तरीके का पूरा सामाजिक ताना बाना है कि वो महिलाएं ही महिलाओं का भी शोषण करने लगती हैं। वो एक दो प्रैक्टिस यंग लड़कों का रिस्पॉन्स जो था वो बहुत अच्छा, वो चाहते हैं कि हाँ भाई जिस तरीके से हमें रहा, चाहे वो दिल से कह रहे हैं या ऐसे ही मतलब कि अपने को ब्रॉड माइंड बनने के लिए भी लोग कर देते हैं कि नहीं जैसे हमको शेयर है मेरी बहनों को भी मिलना चाहिए, बट खुद लड़कियां नहीं है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। हमने बताया कि उनके सामने ऊपर सबसे ज़्यादा जो मेंटल प्रेशर है लड़कियों को एक्नॉलेजमेंट, ससुराल में एक्नॉलेजमेंट की, वहाँ पर लोगों के सामने क्या गिफ्ट वगैरह लेकर जाएंगी वो सब दिखाना, ये सारी चीज़ें, तो बहुत सारी जो बैड प्रैक्टिसेस है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जा रही है डे बाय डे। सबसे पहले तो ज़रूरी है हमें लीगल अवेयरनेस की, हमें लड़कियों को खुद बताने की उनके राइट्स क्या हैं, वो किस तरीके से एक रियल जो एम्पावरमेंट है उसकी मीनिंग समझाने की ज़रूरत है। एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप उनको कहीं जॉब दे देंगे, कहीं बहुत सारी वर्किंग वीमेन है वो भी उस तरीके से एम्पावर्ड नहीं होती हैं लाइक दिस, क्योंकि माइंडसेट वही है ना कि पति ही जो है सब कुछ है, परमेश्वर है वही सब कुछ है, तो हम उसके एक उसके मातहत होकर रहना है। हमने बताया कि पावर डायनामिक्स तो कंप्लीटली मर्द के फेवर में हमने खुद बना कर रखा हुआ है, तो उस पावर डायनामिक्स को चेंज करने के लिए जरूरी है कि हम रियल जो राइट्स है उसको एक्नॉलेज करें, उस तरीके से बात करें। और उसमें संपत्ति का अधिकार बहुत बड़ा, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार कहीं ना कहीं लीगल ओनरशिप, लीगल एंटिटी के फॉर्म में एक्नॉलेजमेंट बहुत जरूरी होता है। औरतों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना, उनको एज ए लीगल एंटिटी मतलब बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि जो सो कॉल्ड हमारे जो प्रोग्रेसिव कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री, वहां भी 19th सेंचुरी तक औरत को एक लीगल एंटिटी के फॉर्म में नहीं एक्नॉलेज किया जाता रहा, औरत को एक डिपेंडेंट पर्सनालिटी के फॉर्म में किया जाता रहा। लेकिन जहां पर किया जा रहा है, जैसे भारत के कुछ हिस्से हैं जहां पर, जैसे साउथ की बात करें, नॉर्थ ईस्ट की बात करें, जहां पर महिलाओं को संपत्ति में अधिकार दिया जाता है जो है, तो वहां पर किस तरह के हैं आप, किस तरह से देखती हैं चीज़ों को? देखिए साउथ इंडिया के अगर हम बात करें तो साउथ इंडिया में कुछ जगहों पर, हर जगह नहीं, जैसे कि नायर कम्युनिटी में केरल में या नॉर्थ ईस्ट में गारो खासी में, वहाँ मैट्रिलिनियल सिस्टम रहा है कि प्रॉपर्टी में लड़कियों का शेयर और दूसरी चीज़ें जो हैं मर्दों के लिए, वहाँ विजिटिंग, वहाँ जो सन इन लॉ है वो विजिटिंग कैपेसिटी से आता है, वो टेम्परेरी है उसकी मेंबरशिप, लड़कियाँ जो है परमानेंट फैमिली मेंबर होती है। लेकिन अब देखेंगे आप वहाँ तो ये जो पूरा नॉर्दर्न कल्चर है वो कहीं ना कहीं एक्सपैंड हो रहा है उधर भी। लेकिन पहले जो प्रैक्टिसेस थी उसकी वजह से क्या महिला सशक्तिकरण वहाँ पे ज्यादा था? महिला केरल की जो मतलब लिटरेसी रेट है केरल में जो विमेंस की जो स्टेटस है उस वो नॉर्थ इंडिया से तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अच्छी है। तो जो सिस्टम है वो प्रॉपर्टी में शेयर है तो भाई उसकी जो एक उसका जो कॉन्फिडेंस होगा उस लड़की का और जो डिपेंडेंट है, जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा। बिल्कुल। तो ये आप देखिए वहाँ की लिटरेसी रेट देखिए, वहाँ पर विमेन के जो दूसरे मतलब उनके एम्पावरमेंट के दूसरे इंडिकेटर है वो बहुत फेवरेबल। वहाँ पे कोई एक स्लोगन भी बड़ा पॉपुलर था, वहाँ पर एक नहीं नॉर्थ ईस्ट के लिए स्पेशली था, मैंने जानकी नार में किसी बुक में वो पढ़ा था कि वॉर फॉर मेन प्रॉपर्टी फॉर वीमेन। तो ये एक स्लोगन उनके लिए बड़ा फेमस रहा है कि मर्द जो है वॉर पे जाएगा और लड़कियां जो है प्रॉपर्टी को संभालेंगी। तो इस तरीके की चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें, अभी यूसीसी पर भी बड़ी डिबेट चल रही है, ये सारी चीज़ चल रही है। तो पहले तो हमें उन सारी चीज़ों को तय कर देना होगा, तय कर लेना होगा कि भाई वो डिस्क्रिमिनेशन, वो प्रॉब्लम जो है किन किन एरियाज में है। मतलब बिल्कुल अगर अलग अलग क्षेत्रों को अगर हम देखते हैं, जैसे आपने चूंकि सर्वे किया है, काफी एम्पावरमेंट को हमें गिव अप करने की बहुत सख्त जरूरत है। जी आपने जैसे बात चारों तरफ की बात है, तो अलग अलग क्षेत्रों की बात है कि कुछ जगहों पर हक दिए गए हैं, कुछ जगहों पर बिल्कुल नहीं दिए गए हैं, कुछ अलग सोशल प्रैक्टिसेस है, जैसे हरियाणा की अभी जिक्र कर रहे थे हम। हरियाणा का क्या? हरियाणा का जैसे कि मैं चूंकि एज ए हिस्ट्री के स्टूडेंट, तो मुझे ये मतलब थोड़े से मेरे पास एक बैकग्राउंड था कि हरियाणा में जो सिस्टम है वो लड़कियों को लेकर, स्पेशली जो विडोज हैं, विडोज को लेकर बहुत सी वहाँ पर बैड प्रैक्टिसेस है, तो उसको मैंने जानने की कोशिश की। तो पहले तो लोग थोड़ा सा उसको छिपाने की कोशिश करते, नहीं इतना ओपन हो रहे थे, लेकिन जब मैंने बहुत काफ़ी उनको कुरेदा तो नियोगा सिस्टम, जैसे नियोगा सिस्टम का वो अलग अलग फॉर्म में वहाँ पर है। अभी तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं, लेकिन अभी भी वहाँ एक्नॉलेज किया जाता है। तो रिस्पॉन्स देते भाई उसको उसके ब्रदर इन लॉ के साथ, देवर के साथ सेट कर दिए। मैंने कहा क्या सेट कर दिए? नहीं भाई इतनी प्रॉपर्टी है उसके पास, अब लड़की यंग है, उसका हस्बैंड मर गया है, तो देवर के साथ सेट
कर दिया जाता है, तो पता चला कि वो ब्रदर इन लॉ के साथ कोहेबिट करके जो बच्चे होंगे उन बच्चों को लीगल एंटिटी के फॉर्म में एक्नॉलेज कर दिया जाता है। बट व्हाट अबाउट वीमेंस राइट्स? वो जो विडो है उसके राइट्स के कारण, क्योंकि वो अभी भी शैडो में ही है। हाँ, वो शैडो में, उस मर्द की शादी एक रिचुअल्स को पूरे परफॉर्म करके किसी दूसरी औरत के साथ होगी। अब ये जो भाभी के साथ उसका जो कोहेबिटेशन करके ये ये जो अरेंजमेंट किया जा रहा है वो तो टेम्परेरी अरेंजमेंट है ना, वो एक तरह से। तो और एक तरह से कहीं ना कहीं इन अदर वे उसको पॉलीगैमी को भी हम उसको एनकरेज कर रहे हैं। दूसरी तरह औरत के उस जो एक एब्सोल्यूट राइट है उसको नहीं एक्नॉलेज, उसकी चॉइस को हम कहीं ना कहीं हम ओवरलुक कर रहे हैं। उसकी अपनी जो चॉइस है कि अगर वो विडो हो गई, वो शादी करना चाहती है नहीं करना चाहती, जो भी है उसकी, हम क्योंकि अब जब हम 21वीं सदी में आ गए तो हम चॉइस की भी बात करते हैं, हम अपने बॉडी के राइट्स की बात करते हैं। तो उन तमाम राइट्स से डिप्राइव करने का एक अरेंजमेंट है, मैं इसको इस नजरिए से देखती हूं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर जैसे यूसीसी की अभी आपने बात की, यूसीसी के संदर्भ में देखें तो किस तरह के इसमें प्रावधान आने चाहिए ताकि सभी महिलाओं को, जो कि सभी महिलाएं जो कि वंचित हैं अधिकारों से, जी बिल्कुल, तो क्या होने चाहिए आप? देखिए, इसमें तो पहले तो हमें एक पॉजिटिव एलिमेंट लाने की ज़रूरत है, बहुत सख्त ज़रूरत है कि हमें देखना चाहिए कि औरतों के जो लीगल राइट्स हैं वो किस किस रिलीजन में, किस किस कम्युनिटी में, किस किस रीजन में ज़्यादा स्ट्रांग है और क्या वहाँ की प्रैक्टिस रही है, उन बैड प्रैक्टिस, उन सब चीज़ को हमको पहले आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। और फिर उसमें से जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उन बेस्ट प्रैक्टिसेस को हमको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि हम एक फार्मूला बनाकर किसी पर इम्पोज कर दें। वो इम्पोज किया हुआ सुपरफिशियल जो लॉ है वो कभी काम नहीं आता। आप देख रहे हैं कि क्या है रियलिटी में, क्या लेकिन जब लॉ तो हम बना देंगे बट लॉ को हम पर ही इम्प्लीमेंट होना है और हम ही को उसको मानना है। तो पहले तो आप हमारे माइंडसेट को चेंज करिए, हमारे जो रियल इश्यूज हैं, जो चैलेंज है उसको एक्नॉलेज करिए ना, उसको तो कहीं ना कहीं स्पेस प्रोवाइड करिए। और ये हर कम्युनिटी से, हर तरीके से इसका एक रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जहाँ पर जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको लेकर पहले एक फार्मूला तैयार किया जाए कि बनेगा क्या। जी, अगर हम मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करें तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि जो महिलाओं को जो है वो पुरुषों के मुकाबले आधी तवज्जो दी जाती है विरासत के कानून में, के बाद ये हमेशा कानून में। और जब पति से पत्नी को अगर हिस्सा मिलेगा तो वो 1/4 मिलेगा, और यदि बच्चे हैं तो 1/8 मिलेगा, और अगर और पत्नियां हैं तो वो 1/16 हो जाता है। लेकिन अगर पत्नी से पति को हिस्सा मिलेगा तो वो हाफ मिलता है। तो ये एक सीधा सीधा डिस्क्रिमिनेशन है कहीं ना कहीं। और काफी जी, मैं इसको अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे, क्योंकि जब बात हाफ की होती है तो वहाँ डिस्क्रिमिनेशन लगेगा। लेकिन जब हम प्रैक्टिस की बात करें, प्रैक्टिस में जहाँ जीरो मिला हुआ है, जहाँ पर जीरो मिला हुआ है वहाँ पर एटलीस्ट एक रिलीजन का प्रेशर है कि लड़की को आपको एक्नॉलेज करना है, क्योंकि वहाँ पर जो है डिस्क्रिमिनेशन मैरिड अनमैरिड डॉटर्स के बीच में नहीं है। वहाँ पर लड़की को एक डॉटर के फॉर्म में भी एक्नॉलेज किया जाता है, पत्नी के फॉर्म में भी, विडो के फॉर्म में भी उसको कुछ कुछ शेयर, तो वो मर्द से कहीं ज़्यादा शेयर हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2, जैसे हम यूपी के अभी जो भू सुधार कानून की हम बात कर रहे थे, वहाँ पर जब हमने बात की तो वहाँ पता चला, क्योंकि जब बात यह है कि मैरिड और मैरिड डॉटर में डिस्क्रिमिनेट करते हैं, तो एक लॉयर से ही मेरी बात हुई। मैंने उनसे कहा कि भाई ये तो फिर मुस्लिम लड़कियों के लिए तो डिप्राइवेशन हो गया, क्योंकि मुस्लिम रिलीजन तो मैरिड और अनमैरिड में बिल्कुल डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, वो एक्नॉलेज करता है एग्रीकल्चर लैंड में उसके शेयर को। और यहाँ पर स्टेट जो है एग्रीकल्चर लैंड से एक मैरिड डॉटर को डिप्राइव कर रखा है। हाँ, यहाँ रिलीजन तो है ही नहीं है, क्योंकि वहाँ सारे रिलीजन पर एक जैसा कानून इंप्लीमेंट होगा, जिसको आप एक यूनिफाइड लॉ भू कानून की बात करते हैं। तो वहाँ यूपी में अगर देखिए तो मुस्लिम लड़कियां वंचित हो गई, जो उनको शरीयत से मिल रहा था, एज ए डॉटर, एज ए विडो, एज ए वाइफ, एज जो भी कैपेसिटीज उसे मिल रहा था, और वो मर्द से ज्यादा उनका शेयर हो जाता। आप उसको पूरा कैलकुलेट करिए, क्योंकि मर्द को एक दामाद के फॉर्म में नहीं मिल रहा है, एक विडोवर के फॉर्म में नहीं मिल रहा है, दूसरी कैटेगरी से नहीं मिल रहा, बट लड़की को मिल रहे हैं वो सारे शेयर। तो ये इसलिए हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि हमें पहले गुड प्रैक्टिसेस एंड बैड प्रैक्टिसेस को एक्नॉलेज करना होगा कि क्या चीज़, किस रीजन की क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके से उनको हम एक प्लेटफॉर्म पर ला लें। कि आज से मतलब 150-200 साल पहले ये जो डिबेट थी यूसीसी की, जब ब्रिटिश राज शुरू हुआ वॉरेन हेस्टिंग के पीरियड में, क्योंकि उस वक्त भी यही सवाल आया कि कानून कौन सा लगाया जाए फैमिली लॉ से रिलेटेड, क्या इंग्लिश कानून लगा दिया जाए। तो वॉरेन हेस्टिंग जो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे वो इसके सख्त खिलाफ थे। उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इंडिया सदियों से अनचेंज प्रैक्टिस के साथ चल रहा है। हिंदू के अपने स्पेसिफिक हिंदू लॉ है, मुस्लिम के अपने स्पेसिफिक मुस्लिम लॉ है। अगर हम इन पे ब्रिटिश लॉ को इम्प्लीमेंट कर देंगे तो ये बहुत टेक्निकल हो जाएगा, लैंग्वेज के लिहाज से, टेक्निकलिटीज़ के लिहाज से। तो इनको फैमिलीज को हम छोड़ दें, हम उनके सेक्रेट टेक्स्ट को आइडेंटिफाई करें, पहले हम उनकी सोसाइटी को समझ लें। तो एक तरह की सोशल इंजीनियरिंग शुरू हुई।
तो जो पर्सनल लॉ का जो पूरी पॉलिटिक्स थी ये वहीं से शुरू हो जाती है, पर्सनल लॉ को आइडेंटिफिकेशन ऑथेंटिक फॉर्म में, तो वो भी नहीं, वो यूसीसी को एक प्लेटफॉर्म पर, लेकिन वो 200 साल पहले की बात है। हो सकता है आज हम उस पोजीशन पे अब आ चुके हैं कि हमें अब ये तय कर लेना चाहिए कि क्या लॉ होगा, क्या ऑर्डर होगा, और मुस्लिम कम्युनिटी को भी इस तरीके की जो एक एडमेंट जो एटीट्यूड है उसको छोड़कर इस पर बात करनी चाहिए, डिबेट करनी चाहिए, लेकिन एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। जी, लेकिन जब कानून की बात आती है तो जब कानून के दायरे में कोई चीज़ होती है तो उसको आप हक से ले सकते हैं, उसकी लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन जब निजी कानून होते हैं उसमें किस तरह से क्या महिलाएं क्या उतने ही अधिकार से लड़ सकती हैं अपने लिए? कानून की जब आप बात करती हैं तो कानून में ही तो कस्टमरी प्रैक्टिस को भी स्पेस मिला हुआ है। उसी कानून में, उसी हिंदू सक्सेशन एक्ट में कस्टमरी प्रैक्टिस को, कि जहां पर लॉ साइलेंट हो जाएगा, जहां पर्सनल लॉ साइलेंट हो जाएगा, वहां आपको कस्टमरी प्रैक्टिस को फॉलो करना पड़ेगा। तो कस्टमरी प्रैक्टिस डिप्राइव कर रहा है ना, तो पहले तो हमने यही तो कहा कि पहले तो हम उन सारी चीजों को एक उन सारे इश्यूज को सॉल्व करें, उसको रिजॉल्व करें कि लॉ कानून किस तरीके का बना रहे, ताकि ये कस्टमरी प्रैक्टिस को भी खत्म किया जा सके, ताकि वो जो स्पेसिफिक रिलीजन में, जो रिस्पेक्टिव रिलीजन में जो खामियां रह गई, जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, उनको किस तरीके से हम एड्रेस करें, एक वो फॉर्मूला बनना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके क्या सुझाव हो सकते हैं? मैंने तो अभी वो पहले भी इंडिकेट कर दिया और फिर से उसको हम खुले शब्दों में यही कहना चाहेंगे कि वो हर रिलीजन, हर ग्रुप से एक मसौदा आना चाहिए, सामने आना चाहिए, और फिर उस पर एक कॉमन कंसेंसस से एक लॉ बनना चाहिए जो वीमेन फ्रेंडली हो, जिसमें कि हर तरीके के डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस किया जाए। अब वहाँ ऐसा ना हो कि आप यूपी के लॉ के थ्रू, एमपी के लॉ के थ्रू डिस्क्रिमिनेटरी बना दें और यहाँ पर ये प्रोपेगेंडा रहे कि भाई वो एक रिलीजन में तो बहुत सारे कानूनी अधिकार मिल गए, दूसरा रिलीजन अभी भी सदियों पुरानी प्रैक्टिस से बंधा हुआ है। तो एक कॉमन, पहले तो हमें मेन स्ट्रीम एक इशू के साथ, औरत को एक कॉमन इशू के साथ जोड़ना होगा, जो कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमी रही है। लेकिन इसमें भी बहुत ईमानदारी की जरूरत है, ईमानदारी की जरूरत है, और एक मतलब बजाय इस प्रोपेगेंडा, बजाय इससे कि किसी को आहत करने की जरूरत नहीं है, बस एक मुझे लगता है कि बेहतर समाज के निर्माण के लिए और वाकई महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व किया जाए। बिल्कुल, जो भी बिल्कुल, चाहे वो कम्युनिटी है, चाहे वो मतलब औरत एज ए कम्युनिटी भी वो सामने आए ना, मर्द को भी इसमें आना चाहिए सामने। तो आपको लगता है कि जैसे आपने कहा कि इसमें मसौदा तैयार होना चाहिए, सबके व्यूज़ लेने चाहिए, आपने कहा कि स्टेक होल्डर्स को शामिल करना चाहिए, आपको लगता है कि हमें बहस की ज़रूरत है या हमें इन पर खुलकर बात करने की ज़रूरत है? जैसे आपने कहा कि यदि कुछ कानून आपके पास अच्छे हैं या किसी दूसरे रिलीजन में अच्छे हैं या कहीं संविधान में, तो उन सबको लेके सबसे जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको जो है वो अडॉप्ट किया जाए। हमारा संविधान भी तो ऐसे ही बना है, बिल्कुल, आयरलैंड से लिया गया, ब्रिटेन से बोरो किया गया, यूएस से बोरो किया गया, वो सारी चीजें तो एक जगह से नहीं लगी। इसी तरीके से ये जो हम बात कर रहे हैं, वीमेंस राइट्स की बात कर रहे हैं, तो बेस्ट प्रैक्टिसेस हर जगह से, हर कम्युनिटी को इसमें बराबर का स्पेस देना चाहिए। खुद विमेन जो स्टेक होल्डर है उनसे बात की जानी चाहिए। और कैसे होगी बात? आप लोग क्या, जैसे आप खुद यूनिवर्सिटी के भीतर हैं और खासतौर से जेंडर स्टडीज़ में हैं, तो आपके यहाँ किस तरह की चर्चाएं हो रही हैं? देखिए, एज ए मतलब इस तरीके की चर्चाएं से अगर बात की जाए तो क्लासरूम में तो हम लोग चर्चाएं करते ही हैं, क्योंकि पेपर जब हमें पढ़ाना है, जेंडर राइट्स का पढ़ाना है, लॉ से मतलब कि लीगल राइट्स से जो चीज़ हम लोग पढ़ाते हैं, तो इस तरीके की बातें करते हैं हम लोग, बिल्कुल चर्चा करते हैं। और मुझे नहीं लगता कि किसी को भी, जो यंग स्टूडेंट्स हैं उनको भी इससे कोई प्रॉब्लम है। हर कोई चाहता है चेंज आना चाहिए, बट सबसे पहला सवाल ये है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, लेकिन इसके लिए जरूरत है कि बातचीत हो, अलग अलग स्तरों पे बातचीत हो। से चल रही बातचीत तो कोई नहीं आपस में बातचीत, और महिलाओं के बातें कैसे आएंगी सामने कि महिलाएं ये चाहती हैं, उसको एक व्यापक तौर पे टाइम लॉ कमीशन इनवाइट करता है। अभी शायद मेरे नज़र से कुछ गुजरा था 2-3, बल्कि मैं खुद भी उसमें देना चाहती थी और मैं दे नहीं पाई थी, कि लॉ कमीशन ने कुछ पेपर वगैरह इनवाइट किए, सुझाव मांगे थे, तो वो लोगों को पब्लिक रिकमेंडेशन आना चाहिए ना। फिर उसके बाद उसका एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लाकर उन चीज़ों को एक जगह करके और उसको एक ड्राफ्ट सामने आना चाहिए। वो ड्राफ्ट तो आया, अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरीके का ड्राफ्ट सामने आया है। जी, वो ड्राफ्ट को आने की भी सख्त ज़रूरत है पहले।
बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी चर्चा हुई और मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर और बाकी जो मुद्दे हैं उन पे भी लगातार जो है वो व्यापक स्तर पर चर्चा होनी चाहिए ताकि लोग खुलकर सामने आए और वाकई समाज के लिए जो बेहतर है वो चीज़ें जो है वो सामने आ सकें। जी बिल्कुल, हेल्दी चर्चा से जो सामने चीज़ आती है उसका इम्पैक्ट भी ज़्यादा डीप होगा, बजाय इसके कि उसको सुपरफिशियली कोई चीज़ किसी कम्युनिटी पर, किसी देश पर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। क्योंकि जो कानून बनेगा, कानून को हम पर लागू होना है, आप पर लागू होना है, पहले आप और हमको तो तैयार किया हो सकता है कि इसमें बाकी दूसरी कम्युनिटी से भी हम कुछ दूसरी कम्युनिटी फायदा उठा सके। बिल्कुल अलग अलग, क्योंकि सबके लॉज अलग अलग हैं। लॉ में तो सिर्फ कम्युनिटी नहीं इन्वॉल्व है जी, अलग अलग रीजन की अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी मिली हुई है। पहले उन सब चीजों को तो एड्रेस किया जाए कि आखिर ये 75-76 साल के बाद भी वो चीजें क्यों रह गई हैं, क्यों रह गई हैं। जी जी बिल्कुल। तो आज के जो चर्चा है उससे यही सामने आता है कि जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, ख़ास तौर से आज़ादी के 76 साल के बाद, तो कहीं ना कहीं हमें बहुत ईमानदारी के साथ इस पर चर्चा करने की ज़रूरत है। यदि कोई नए कानून आ रहे हैं तो हमें अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करने की ज़रूरत है और सबसे बेहतर जो हो सकता है वो सारे प्रैक्टिसेस साथ में लाकर और ऐसा कानून बनाया जाए, तभी शायद हम सही तरीके से महिला सशक्तिकरण पर खरे उतर सकेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।